बीपीएससी 67th पीटी का हम लोग क्लास कर रहे हैं। और ये पीटी के क्लास में जो आपका क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। 1 फरवरी को बजट आएगा, तो उसके साथ उसमें एक इकोनॉमी वाला सेक्शन है, वो मुझे कराना होता है। तो तब तक आप इकोनॉमिक्स कुछ कुछ पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। और इकोनॉमिक्स के साथ फिर उसके बाद पॉलिटी का क्लास है, एसएल सर पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर ज्योग्राफी है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, बिहार विशेष की क्लास है। तो इस तरीके से हम लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये 2 से 4 में आपकी क्लास चलती हैं, 2 से 4 में आपकी क्लास चलती रहेंगी। 2 to 4 PM के बीच में आपकी क्लास है। अभी हम लोगों को भी उतना ही आश्चर्य है जितना कि सारे आप जानते हैं कि पूरे दिल्ली के आसपास में ही, नोएडा में, गुड़गांव में, सोनीपत में, सब जगह कोचिंगें ऑन हैं, खुल चुकी हैं। राजस्थान में, कोटा में, सब जगह खुल गया, पटना में। दिल्ली सरकार को पता नहीं क्या है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोचिंग को क्यों, कोचिंग को ही, केवल स्पेसिफिकली कोचिंग को ही इन्होंने बंद करके रखा है। स्कूल भी इन्होंने खोल दिया और सारी एक्टिविटीज दिल्ली में ओपन है। मंदिर मस्जिद से लेकर के, गुरुद्वारा से लेकर के, धरना प्रदर्शन, सब कुछ ओपन है। बस पार्लियामेंट का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन पता नहीं कोचिंग को क्या, इनको कोचिंग से इनको क्या बैर है। ठीक है, ये कोचिंग को अभी तक होल्ड करके रखे हैं। लेकिन खैर 22 तारीख को मीटिंग हुई थी और उसमें हुआ था कि भाई कोचिंग को जल्दी ही वो खोल देंगे। हमने ट्विटर पे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था वो हमने ग्रुप में जरूर डाला था, आपने देखा होगा। तो हम लोग जल्दी ही, हमें लग रहा है कि खुल भी जाएगा। तो खुल जाएगा तो फिर से हम लोग अपना ऑफलाइन स्टार्ट कर लेंगे, सामने सामने बैठ के पढ़ना। हम लोगों को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। अब हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसी में क्लास में सब लोग बैठे रहते तो कितना अच्छा लगता। तो हम लोगों का हो जाता। अभी इसमें से, ये पीटी वाले में से, भाई सिंपल सी बात है कि आप याद करने पर ज़्यादा बल दीजिएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में सही करना है तो भाई एक चीज़ को 10 बार पढ़ने से, 10 बार से ज्ञान होता है। और ज्ञान से फायदा होता है कि एग्जाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस, एग्जाम हॉल का परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव करता है। ठीक है, 1 into 10 वाली बात है। ये 10 into 1 पे मत जाइएगा। अब यहाँ पे जो स्रोत है, पहले भी हमने आपको बताया था कि आप पीटी पास करने के लिए जो सोर्सेज हैं स्टडी का, पीटी का, तो इसमें एक सबसे पहले फर्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है क्लास नोट्स। इस क्लास नोट्स को ही इंटू 10 टाइम्स आप पढ़िएगा। ये है इसके सपोर्ट मटेरियल के रूप में, इसके सपोर्ट मटेरियल के रूप में जाएंगे तो हमारे पास फिर क्लास नोट्स के बाद प्रिंटेड नोट्स है, मिल जाएगा जल्दी ही आपको यहाँ पे। और प्रिंटेड नोट्स के बाद फिर आता है एक, मेरा मानना है कि आपको एक बार बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए एक एनसीईआरटी क्लास 9-10 क्लास के, ये आपको पढ़ना चाहिए। स्टोरी फॉर्म में होता है ये। ठीक है, और इसके साथ ही एक कोचिंग से तो बिहार स्पेशल आपको मिलता ही है। लेकिन बिहार स्पेशल का कोई बुक है बाजार में, इम्तियाज अहमद की बुक है, क्राउन वाली बुक है, कई सारे पब्लिकेशन के बुक्स अवेलेबल हैं। एक सुरेंद्र जी हैं, उनकी भी किताब है। तो कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको तैयारी करिए, उसमें से ले लीजिए। आप प्लस एक इसमें से और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और साथ में जैसे जो भी कोई हिंदू पढ़ सकता है, द हिंदू या हिंदुस्तान, जो भी आपको लगता है अच्छा लगे, जिस मीडियम के आप हैं,
हिंदुस्तान या दैनिक जागरण, कुछ भी। इंग्लिश में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको पढ़िए। मैगजीन में जब एग्जाम होता है उसके नज़दीक तो मैगजीन आता ही है, समरी के रूप में मैगजीन कई सारे छपते हैं, लेकिन फिर भी आप जो एक मैगजीन, जो 3 मैगजीन है हमारी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड होता है। एक है योजना, 15 रुपये का, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी का फैक्ट भी उसमें से कुछ कुछ आता है। दूसरा है कुरुक्षेत्र, उसी के साथ आता है, इसका सबका हार्ड कॉपी आपके पास रहना चाहिए। और तीसरा फिर आ जाता है, आपको लेने का मन करे, इंग्लिश में प्रतियोगिता दर्पण, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों में है। प्रतियोगिता दर्पण ठीक ठाक मैगजीन है, बैलेंस मैगजीन है, उससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है, तो प्रतियोगिता दर्पण भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें टेक्स्ट बुक में मैं आपको, जैसे कई लोग टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो आपको बहुत सारे बुक्स लिखवा देंगे, लेकिन मैं उसका समर्थक बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि उतनी बीपीएससी जैसा बीमारी हो उसके अनुसार इलाज होने चाहिए बीमारी के। तो उसमें अगर मान लीजिए कोई मुझसे कहे कि भाई कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, तो बाजार में जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उसमें एक मिश्रा एंड पुरी की किताब है, इंडियन इकोनॉमी, तो वो हो गया। एक रमेश सर की भी टाटा मैग्रो-हिल वाली किताब है इकोनॉमी की। ये सब इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के रूप में है। मुझसे कहिएगा तो हिंदी माध्यम में जाते हैं तो एक एस एन लाल की भी किताब आती है, एस एन लाल की इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो वो भी होता है। पॉलिटी में जाते हैं तो सब लोगों को पता है भाई लक्ष्मीकांत, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का संविधान एक बेयर एक्ट्स आता है जिसमें सारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स और उसके डिटेल्स दिए रहते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत की किताब सब लोग पढ़ते हैं, भाई आप भी अगर नहीं कम से कम खरीद के तो रख ही लीजिए लक्ष्मीकांत की किताब, पॉलिटी में जैसे जाते हैं तो टेक्स्ट बुक के रूप में। अदरवाइज जाएंगे तो ज्योग्राफी में इसमें महेश बड़वाल वाली किताब है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इनको ले लीजिए, महेश बड़वाल। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बीएल ग्रोवर का एक मॉडर्न इंडिया है, अच्छी बढ़िया किताब है, मॉडर्न इंडिया बीएल ग्रोवर की। आशीर्वादी लाल एंड श्रीवास्तव की झा एंड श्रीमाली की एक किताब है, झा एंड श्रीमाली किताब है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसको ले सकते हैं। तो ये एनबीटी के भी बुक आते हैं तो इसमें हो सकता है। तो 4 हो गया। साइंस का किताब, साइंस के लिए भी कई सारे बुक हैं, एनसीईआरटी, लेकिन सबसे अच्छा क्लास 9-10 का एनसीईआरटी साइंस के लिए देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको अगर बुक्स पढ़ने का मन करे तो यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सोर्स के रूप में है। अब यहाँ पे मैं जो आपके साथ डिस्कस कर दूं तो उसमें इकोनॉमी का से क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था विथ रेफरेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, मुख्य फोकस तो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पे है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बाहर में भी होते हैं, और उसमें जाएंगे तो जो सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमें चाहिए कि भाई हमें इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिसका हमारे कॉपी में नोट्स बनेगा। तो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनता है, और उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को फिर हम लोग कई सारे जो सोर्सेज हैं उससे अपडेट करेंगे, उसका स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे। जैसे एक इकोनॉमिक सर्वे 31 तारीख को आ जाएगा भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा एक बजट आ जाएगा, 1 फरवरी को आएगा बजट, इस बार बजट आ जाएगा। और तीसरा आ जाता है फिर हमारे पास जो भी अपना टेक्स्ट बुक वगैरह होते हैं या एनसीईआरटी होता है, वहाँ से एक न्यूज़पेपर भी हमेशा बजट आने के बाद की घटनाओं के लिए फिर हमें न्यूज़पेपर पर डिपेंड रहना होता है, क्योंकि बजट तो 1 फरवरी को आ जाएगा। उसके बाद जो भी नई घटनाएं घटेंगी उसके लिए हमारे पास, जैसे इस बार आज के देख रहे थे, द मिंट एक अखबार है उसमें देख रहे थे कि आईएमएफ ने ये एक्सपेक्ट किया है कि वर्ष 2022-23 में, जो 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ करीब 11.5% के आसपास होगा, ऐसा उसका प्रेडिक्शन है। तो उसमें न्यूज़पेपर में ये सब बातें छपती रहती हैं, इकोनॉमिक्स वाला एक पेज ही होता है, तो वहाँ सभी चीज़ें। तो ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमारा बनेगा उसको हम इस तरीके से ये सारे सोर्सेज को यूज करके हम एक अपना क्लास नोट्स बनाएंगे,
और इस क्लास नोट्स को हम लोग फिर 10 बार उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और 10 बार पढ़ेंगे तो हमारा काम यहाँ से जरूर हो जाएगा। 10 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक्स का फिर ज्ञान हो जाएगा, समझ के साथ ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। और नॉलेज जब हो जाएगा तो एग्जाम हॉल में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको फिर पीटी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये बात इसमें से आता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आप एक नोट कर लीजिए कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक्स हमारे पास होता है, एक है पब्लिक फाइनेंस। यही सबसे नजदीक में एक चर्चा का टॉपिक है। इसको बोलते हैं सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त या इसको बोलते हैं केंद्र सरकार का वित्त, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उस फाइनेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। और इसका जो पब्लिक फाइनेंस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैसे हैं उसको बजट के माध्यम से उपयोग किया जाता है। द मनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड थ्रू बजटरी प्रोसीजर। मनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड थ्रू बजटरी प्रोसीजर, बजट के माध्यम से आता है। और फिर यहाँ पे ये जो बजट है उसका एक परिचय वाला पार्ट हो जाता है, इंट्रोडक्शन। भाई संविधान के किस किस अनुच्छेद में 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, उधर 266, 267, ये सब यहाँ से अनुच्छेद जुड़े हुए हैं इंट्रोडक्शन में। और फिर उसके बाद बजट का, इस बार का बजट का जाएंगे तो उसी में 1 फरवरी को बजट आएगा। पहले लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, कई सारे पुराने किताब में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बजट जो आम बजट होता है, जनरल बजट होता है, वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को पार्लियामेंट में रखा जाता है। लेकिन इस बार का है तो इस बार का जो बजट है वो 1 फरवरी को 2017-18 से, सिंस 2017-18 द रेगुलर बजट नाउ जनरल बजट, ठीक है, प्रेजेंटेड इन लोकसभा ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। पहले फरवरी माह के पहले कार्य दिवस को उसको प्रस्तुत किया जाता है और अगले 60 दिन में, माने 31 मार्च द बजटरी प्रोसीजर विल बी कंप्लीटेड इन पार्लियामेंट। 31 मार्च तक बजटीय प्रक्रिया को संसद में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि 1 अप्रैल से हमारे पास नियमित बजट उपलब्ध रहे लागू करने के लिए, ठीक है। तो 1 फरवरी का है ये। और उसमें जाएंगे तो बजट में, फिर बजट में होता क्या है, तो बजट में यहीं से हमारा टॉपिक भी निकलता है। एक बजट का परिचय वाला पार्ट से हमें बहुत सारा फैक्ट्स मिलेगा और दूसरा फिर मिल जाएगा हमारे बजट का, बजट मतलब होता ही है कि वित्त का प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मेरा बजट खराब हो गया है, मैं बजट ठीक से प्लान नहीं कर पाया, मैंने घर से 10,000 रुपया आया, 10,000 आया तो मेरा खर्च का प्लान ठीक से नहीं हो पाया, तो आया पैसा और गया पैसा तो दोनों के बीच में मिसमैनेज्ड हो गया तो हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाता है। तो इसमें बजटीय, उसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं बजटरी इनकम, बजटीय आय, बजटरी इनकम, और दूसरे को बोलते हैं बजटीय व्यय, बजटरी एक्सपेंडिचर हुआ ये। और ये बजटरी एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो इस बार इसी तरह से 1 फरवरी को एक्सपेंडिचर, ये 100 पैसा आएगा और फिर ये 100 पैसा जाएगा, ठीक है। और 1 फरवरी को अभी आप देखेंगे तो उसमें जैसे जाएंगे ना तो ये अभी तक तो यहाँ पे 2020-21 दिख रहा है, यहाँ पे 2020-21 ही देखिए दिख रहा है। लेकिन अभी 1 फरवरी आते ही यहाँ पे क्या दिखने लगेगा, यहाँ पे ये बजट 2020-21 दिख रहा है, 1 फरवरी आते ही यहाँ पे 2021-22 दिखने लगेगा। और 2021-22 जैसे ही आएगा तो फिर उससे रिलेटेड सारी बातें, और यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 दिख रहा है यहाँ 2020-21 हो जाएगा। और वहाँ जो बजट में जो आपको दिख रहा था
ये 20-21 दिख रहा है, वो 21-22 दिखने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर वहां जाएंगे तो हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा हमारे पास, बजट एट ए ग्लांस अगर करें तो वो खुल जाएगा उधर, बजट एट ए ग्लांस। देखिए, तो ये बजट एट ए ग्लांस जाएंगे तो ये देखो, फिर हमारा 1 फरवरी को इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा। बजट सार तो रहेगा ही, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, रुपया कहाँ से आता है, रुपीज कम, ठीक है, कम्स फ्रॉम, बजट 2020-21 में कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। ये देखो, ये आपको एक दिखेगा कि 100 पैसा कहाँ कहाँ से आता है, फिर उसी तरह से 100 पैसा कहाँ कहाँ जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, ये देखिए, रुपया कम्स फ्रॉम, और पूरे रुपए को 2020-21 में जो पैसे आ रहे हैं उसको 100 पैसा मान लिया, और वो 100 पैसे को इन्होंने कहाँ कहाँ से आया, और यही हमारा समझ की बात हो जाएंगी, कहाँ कहाँ से आया। देखिए लिखा हुआ, कारपोरेशन टैक्स 18 पैसा, ठीक है, इनकम टैक्स 17 पैसा, कस्टम ड्यूटी 4 पैसा, एक्साइज ड्यूटी 7 पैसा, गुड जीएसटी 18 पैसा, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 पैसा, ये सब लिखा हुआ है। ये सब हमको समझना पड़ेगा उस टॉपिक में, बजटीय आय वाले में ये पूरे सबका डिटेल हमें समझना पड़ेगा। फिर उसी तरह से बजटीय व्यय वाले पार्ट में जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें पूरा टैक्स सिस्टम समझना पड़ेगा उस बजटीय आय वाले में, टैक्स और नॉन टैक्स, और उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इसकी दरें क्या है, उसी तरह से आयकर क्या है, इनकम टैक्स क्या है, उसके रेट्स क्या है, क्या चेंजेज इस बार के बजट में क्या क्या चेंजेज आता है, वो सब हमें जानना पड़ेगा। तो इसके बारे में जानना पड़ेगा, और इस बार के बजट में क्या प्रोविजन है वो भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जब आगे जाएंगे तो देखेंगे रुपया कहाँ जाता है, रुपीज गोज टू, और गोज टू में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर भी डायग्राम बना हुआ है। तो ये भी हमें सब इस डायग्राम को 2021-22 का जब बजट आएगा, जब ये टॉपिक हम करेंगे इकोनॉमिक्स का, पब्लिक फाइनेंस वाला, तो उसमें कहाँ कहाँ पैसे जाते हैं, ब्याज कितना पैसा जा रहा है, डिफेंस पे कितना, सब्सिडी पे कितना, फाइनेंस कमीशन के कहने से कितना जा रहा है, पेंशन पे कितना जा रहा है, कहाँ कहाँ क्या जा रहा है, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आएंगे तो उसके बाद जाएंगे तो राहुल कुमार जी बोल रहे हैं, रिशु चौहान जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून, बहुत ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया आपके गुड आफ्टरनून पे, क्योंकि मैं फिर टॉपिक पे आ गया था। अब देखो, जैसे ही इसमें जाएंगे तो ये देखो, ये वाला एक पार्ट देखो, इसमें एक ये आएगा, जब बजट का इनकम और एक्सपेंडिचर जब हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स, विभिन्न प्रकार के घाटे। और ये जो लास्ट वाला घाटा दिखाई दे रहा है वो 2020-21 का है, ठीक है। तो अब हमें 2021-22 में घाटे की क्या स्थिति है ये हमारा पीटी के लिए फैक्ट हो जाएगा। ये डिफरेंट टाइप का देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, ये तो इस तरह के, इनके अलावा भी कई तरह के घाटे होते हैं, जुड़वा घाटा, ट्विन डेफिसिट होता है, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून शुभम कुमार जी। तो ये इसमें ये हमें सब जानना होगा, पूरा इसका मीनिंग कंसेप्ट भी जानना होगा और ये वाला फैक्ट भी जानना होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर बजट पे अब इसमें जाएं तो देखो इसमें कैसे हो जाएगा हमारा, हम जब ये 100 पैसा आना 100 पैसा जाने को देख लेंगे तो यहीं से हमारे पास एक तीसरा भी टॉपिक आ जाएगा, वो होगा विभिन्न प्रकार के घाटे। बजट में घाटे ही होते हैं, बजट में सरप्लस नहीं होता, विभिन्न घाटे, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट, जुड़वा घाटा, चालू खाते का घाटा, मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है, बजटरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कई तरह के डेफिसिट्स होते हैं, तो वो जान लेंगे। तो एक हमारा टॉपिक यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिए, एक टॉपिक हमारा ये है पब्लिक फाइनेंस का, ये सब बात हम लोग क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आय, व्यय और विभिन्न प्रकार के घाटे, ठीक है। अब ये दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड टॉपिक में जाएंगे तो एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है। और इस मुद्रा एवं बैंकिंग वाले में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से ये एक्चुअली इस टॉपिक का संबंध है
वित्तीय बाजार से, फाइनेंशियल मार्केट उसको बोलते हैं, वित्त के लेन देन से संबंधित बाजार, वित्त के प्रबंधन से संबंधित, पैसे के प्रबंधन से संबंधित बाजार, वित्तीय बाजार उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट उसको बोलते हैं। जोड़ा उसको, ये लो इनको बोल दो घर पे, एड्रेस इनको बता दो, घर में टीवी खराब हुआ है उसको। वित्तीय फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे तो इसमें दो होते हैं। वित्तीय बाजार, दो तरह का बाजार होता है। वित्तीय बाजार के दो भाग होते हैं, सब्जी बाजार है, किताब का बाजार है। तो ऐसे बाजार जो होते हैं वित्तीय बाजार के दो भाग हैं। कौन कौन से? एक भाग है उसको बोलते हैं मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, जहां पे मुद्रा का लेन देन किया जाता है, कैश जहां पे उड़ते हुए नजर आएगा आपको, तो ऐसे बाजार को बोलते हैं मुद्रा बाजार। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुद्रा बाजार का बाजार कहाँ है, ठीक है, तो क्या हो उसका आंसर होगा मुद्रा बाजार का बाजार कहाँ है। सब्जी बाजार दिल्ली का, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार कहाँ है, तो होता है ना नेहरू प्लेस है। तो उसी तरह से पूछा जाए भाई सब्जी बाजार कहाँ है, तो भाई आजादपुर में है। पटना में कोई पूछा जाए कि भाई पटना में किताब वगैरह का बाजार कहाँ है, तो अशोक राजपथ पर है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे पूछा जाए कि मुद्रा बाजार का बाजार कहाँ है, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बैंक का ब्रांच, डी ठीक है, साहूकार, ई एक इनमें नन ऑफ द एबव, और एक से अधिक या एक से अधिक, कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रा बाजार का बाजार कहाँ है, तो एक ये हुआ। और मुद्रा बाजार ऐसे बाजार को कहा जाता है जहां पे कैश का प्रत्यक्ष लेन देन किया जाता है। अपने पॉकेट से कैश निकाल के आप देते हैं और दूसरे से कैश लेकर के आप अपने पास रखते हैं, तो ऐसे बाजार को मुद्रा बाजार कहा जाता है। और दूसरा होता है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। क्या लिखे? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ठीक है। और मुद्रा पूंजी बाजार में होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन होता है और प्रत्यक्ष रूप से कैश में लेन देन नहीं होता है। तो इसका होता है मुद्रा बाजार का बाजार बैंक होते हैं। आप बैंक के किसी ब्रांच में जाके देखिए, या साहूकार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनके यहाँ जाके देखिए, वो पैसे का ही लेन देन करते हैं। वो बैंक के किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो पैसे का ही, वो जो एटीएम मशीन है वो उसी का एक उपकरण है वो, ठीक है। दूसरा पूंजी बाजार में जाएंगे, कैपिटल मार्केट में, तो इसका बाजार शेयर बाजार है, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये दो हो गया। अब चले आगे, नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब यहां से होता है कि भाई एक टॉपिक तो आपके लिए ये हो गया कि भाई मुद्रा बाजार, ठीक है। अब मुद्रा बाजार का जो रेगुलेटर होता है वो रेगुलेटर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। तो तीन टॉपिक यहां से निकल के आ गया, कौन कौन सा? आरबीआई का परिचय, दूसरा हो गया बैंक, और तीसरा हो गया शेयर बाजार। क्या क्या हो गया? आरबीआई का परिचय, आरबीआई के कार्य, और उसी में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक आरबीआई एक टॉपिक हो गया, एक बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, वो भी दो तरह का हो गया, बैंकिंग डेवलपमेंट और बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है। और फिर उधर जाते हैं शेयर बाजार में भी कंप्लीट स्टॉक एक्सचेंज और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारे के सारे। तो इस वाले टॉपिक में मनी एंड बैंकिंग वाला जो टॉपिक है इकोनॉमी का, जैसे जो अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक टॉपिक लिया है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ने का तरीका हमने देखना शुरू किया। और उस इकोनॉमिक्स के तरीके में अर्थव्यवस्था में ये जो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स के सिलेबस में एक बार लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमें जानना चाहिए, और उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में जाते हैं, एक पार्ट ये होता है। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अगर जान गए मान लीजिए हम लोग, तो उसके बाद उसको अपडेट कैसे करेंगे। तो अभी देखेंगे कि हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है 31 तारीख को, बजट आ रहा है 1 फरवरी को, हमारे पास टेक्स्ट बुक पहले से पढ़ा हुआ है, न्यूज़पेपर डेली आता है। तो ये सब मिला करके ये हमारा जो भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इकोनॉमिक का हम निकालेंगे उसको हम अपडेट कर लेंगे तो हमारा एक क्लास नोट्स बन जाएगा। उस क्लास नोट्स को हम 10 बार पढ़ेंगे तो उससे हमारा ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो एग्जाम हॉल में हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और हम पीटी पास कर जाएंगे।
ठीक है। तो उसी में भाई इकोनॉमिक्स में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे बनते हैं, जिसका जैसे कोई भी किताब आप उठाते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि उसका एक विषय सूची बनता है। तो यहाँ पर भी जो इकोनॉमिक्स का कॉपी आपका बनेगा उसका विषय सूची क्या होगा, उसका इंडेक्स क्या होगा, तो उसमें जाते हैं तो आप देखिए इसमें इंडेक्स में, तो उसमें फर्स्ट हमने लिया था लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में एक टॉपिक लिया था पब्लिक फाइनेंस का, ये वाला टॉपिक लिया। और ये वाला टॉपिक क्या है, इंडिया का जो केंद्र सरकार के जो पैसे होते हैं उस पैसे का प्रबंधन से संबंधित है। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा। तो केंद्र सरकार का जो पैसा होता है, सेंट्रल निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, उन्हीं का ये कार्य है। तो उनके पास जो पैसे आते हैं, चूंकि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इकोनॉमिक्स के कई सारे टॉपिक्स के मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मंत्री हैं, खाद्य सुरक्षा मंत्री हैं, फूड सिक्योरिटी जो रामविलास पासवान जी थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उस तरह से निर्मला सीतारमण जी हैं जो वित्त मंत्री हैं, वो भी इकोनॉमी से ही जुड़ी हुई हैं, नितिन गडकरी सड़क विकास मंत्री हैं, वो भी इकोनॉमी से ही जुड़े हुए हैं। फिर उस तरह से जाएंगे एमएसएमई के मंत्री भी वही हैं, तो वो भी इकोनॉमी से ही जुड़े हुए हैं। विदेश व्यापार और इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी हैं, वो भी इकोनॉमी से ही जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी, जैसे आज ही के अखबार में जाएंगे तो पीयूष गोयल जी का आया है कि 15 फरवरी तक, क्योंकि जो विदेश व्यापार नीति था वो 2015 से 2020 के लिए था, बाद में इन्होंने एक साल के लिए एक विदेश व्यापार नीति ले आया, लेकिन अब आ गया 1 अप्रैल के बाद उनको नया विदेश व्यापार नीति लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आज अखबार में आया हुआ है कि भाई हम 15 फरवरी तक विदेश व्यापार नीति का ड्राफ्ट जारी कर देंगे। और इस बार के विदेश व्यापार नीति का मुख्य फोकस होगा हर जिले से देश से निर्यात को बढ़ावा देना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देश के स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने पर फोकस नहीं होगा, हर जिले से, नालंदा से क्या निर्यात किया जा सकता है, मुजफ्फरपुर से क्या निर्यात किया जा सकता है, खगड़िया से क्या निर्यात किया जा सकता है, मधेपुरा से क्या निर्यात किया जा सकता है, छपरा से क्या, सिवान से क्या, मोतिहारी से क्या, ठीक है, इस तरीके से कैमूर से क्या निर्यात किया जा सकता है, आरा से, बक्सर से, कहाँ से, पटना से, किस जिले से क्या निर्यात किया जा सकता है, गया से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस बार के विदेश व्यापार नीति में इस पर फोकस होगा कि ऐसे जिले की उस क्षमता की पहचान की जाए जिसमें निर्यात संभावना है, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके लिए उन्होंने आया हुआ है। तो इसमें इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो इसी तरह से एक टॉपिक है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वित्त, पैसा, और उसकी मंत्री आप जानते हैं निर्मला सीतारमण है, उनको बोलते हैं वित्त, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री के जो कार्य होते हैं वो केंद्र सरकार का जो पैसा है उसके वो लाना और फिर उसको खर्च करना, किससे जुड़े हुए। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स यूज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे के लाने और उसको खर्च करने के लिए, उसको बोलते हैं बजट। और बजट का समय एक परिचय वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, और फिर बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक बजटीय आय और दूसरा बजटीय व्यय। बजटीय आय 100 पैसा, बजटीय व्यय 100, और फिर यहाँ से विभिन्न प्रकार के घाटे आते हैं। तो ये 3 टॉपिक से हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने दूसरा टॉपिक लिया कि जो भाई इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। और ये मुद्रा एवं बैंकिंग वाला जो टॉपिक है उसमें उसका जो फील्ड है, एक तरह से मेन जो फंक्शनल जो नाम है वो नाम होता है, उसको बोलते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट के 2 भाग होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या में मनी का प्रत्यक्ष लेन देन होता है, रुपए का प्रत्यक्ष लेन देन होता है, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन इन करेंसी। जबकि कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। तो यहाँ से एक टॉपिक मुद्रा बाजार का बाजार कहाँ है, तो वो हुआ बैंक। पूंजी बाजार का बाजार कहाँ है, तो वो है शेयर बाजार, ठीक है। और यहाँ से फिर एक और टॉपिक होता है, मुद्रा बाजार का जो रेगुलेटर होता है वो होता है आरबीआई, ठीक है। तो एक टॉपिक हो गया आरबीआई, दूसरा हो गया बैंक, और तीसरा हो गया शेयर बाजार। और शेयर बाजार से ही रिलेटेड है, उतना बड़ा आरबीआई जैसा बड़ा नहीं बड़ा कहा जाएगा, सेबी, लेकिन सेबी के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह फिर भी 3 टॉपिक, यहाँ से एक टॉपिक में 3 टॉपिक होते हैं जिसको डिटेल में जानना होता है, समय लगता है इस टॉपिक को पूरा करने में। आरबीआई के कार्य में जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसका कार्य होता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, CRR, SLR, RRR, RRR, इस तरह की बातें, फिर उसका उपयोग करके मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये भी इसमें से आता है। तो ये सारा टॉपिक इसमें से आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, जो आपको जिसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है, जो कि हर स्टूडेंट्स की एक उत्सुकता का विषय भी वो रहता है कि भाई मैं उस टॉपिक को अच्छे से जानूं, ठीक है। तो उसमें आता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट। संबंधित अवधारणा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट।
income and related concept। ठीक है, तो ये होता है। और इस वाले टॉपिक में नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं कि यहाँ पर पहले तो आप बचपन से आप काफी दिनों से पढ़ते आ रहे थे CSO और NSSO के बारे में। अब आप जानते हैं कि 2019 से दोनों को मिलाकर के बना दिया गया NSO, और इसके द्वारा सारे स्टैटिस्टिकल डेटाज सारे जारी किए जाते हैं। ठीक है, पता किया जाता है, जारी किया जाता है, सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं, जिससे के आधार पे वो अपना डेवलपमेंटल प्लान या स्कीम बना सके। भाई देश के विकास के लिए योजनाएं सही होनी चाहिए। अगर सही योजना है तो उसमें पैसा और उसमें जो भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है या PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे यूज करके वो टारगेट अचीव करके उस दिशा में आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेटा अच्छा नहीं होगा, आंकड़े सही नहीं होंगे, विश्वसनीय आंकड़े नहीं होंगे, तो फिर योजनाएं ठीक से नहीं बनेंगी। योजनाएं ठीक से नहीं बनेंगी तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज और सरकारी मशीनरी यूज करके विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जैसे देश का विकास करना है तो सरकारी मशीनरी चाहिए, निजी भागीदारी भी चाहिए, पैसे चाहिए, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित हमारे पास योजनाएं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, और शौचालय पता चला कि पूरे देश में किसी गोवा की बात करें, किसी राज्य में 100% शौचालय ऑलरेडी है और आपने वहां पे एक शौचालय बनाने की योजना प्रारंभ करी, तो उस योजना में पैसा भी लग गया, सरकारी ढांचा भी लगेगा, और पता लगा कि जरूरत तो थी ही नहीं उस योजना की, वहां पे दूसरी तरह की जरूरत थी, तो दूसरे तरह की जरूरत का हमारे पास डेटा ही नहीं था कि हमको योजना बनाए। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये काम देश में जाएंगे तो डेटा संग्रह का काम अभी कौन करता है, NSO द्वारा किया जाता है, और NSO द्वारा ये GDP ग्रोथ। और इस वाले टॉपिक में जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हो जाते हैं, हमें क्या क्या जानना होता है, GVA, GDP, GNP, NNP, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और पर कैपिटा इनकम के बाद फिर, ठीक है, फिर इसी में आता है, सॉरी, राष्ट्रीय आय, इसके बीच में एक आ जाएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ से बाकी सारे इससे रिलेटेड सारा डेटा, सारा फैक्ट, ग्रोथ, GDP ग्रोथ वगैरह क्या है, GDP में किस सेक्टर की कितनी भागीदारी है, वही स्टेट लेवल पे जाते हैं तो उसमें GSDP होता है, सेंट्रल लेवल पे जाते हैं तो GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक, और स्टेट लेवल पे जाते हैं तो GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आ जाता है तो GDP GSDP के बारे में। तो एक टॉपिक ये भी है यहाँ पे, तीसरा टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो हमारा ये था, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चले, अगर मान लीजिए अगर चौथा टॉपिक ले, फोर्थ टॉपिक जो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और वो होता है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, और फिर दोनों से जुड़ी हुई उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। 12 पंचवर्षीय योजनाएं देश में लागू हुई, वो 12 5 ईयर प्लान के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, क्या इंपॉर्टेंट उसके, ये जानना होगा हमें। और दूसरा हमें हो जाता है कि उपलब्धियों के बाद, अचीवमेंट्स के बाद फिर आता है कि नीति आयोग जो पिछले 5 साल से काम कर रहा है, 1 जनवरी 2015 से आप जानते हैं नीति आयोग काम कर रहा है, तो उसकी प्रमुख उपलब्धियां, कौन कौन सी योजनाएं उसके द्वारा प्रारंभ की गई, कौन कौन सा, कई सारे रिपोर्ट्स उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे अभी इनोवेशन रिपोर्ट जारी किया गया था, और उसमें कर्नाटक, और ये कर्नाटक कई सारे उसमें शिक्षा वाला जारी किया गया था, स्कूल का जारी किया गया था, दिल्ली, कई सारे मामलों में बिहार जैसे राज्य हैं वो पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो हमने एक अधिकारी से पूछा भी, बिहार के एक अधिकारी थे, उनसे हमने पूछा कि भाई ऐसा सारे नीति आयोग के रिपोर्ट आते हैं तो आखिर आप लोग करते क्या हैं, कि वहाँ पे क्यों बिहार हर मामले में बिहार पीछे क्यों रह जाता है। उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था कि सर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे यहाँ प्रायोरिटी में है ही नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज को हम सही सूचना दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका बस एक ही रहता है कि भाई जो तय किए हैं उसके अनुसार आप काम करिए, आपको नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं जो भी हैं उसको लागू करिए, उनके पैसे को उपयोग करिए, लेकिन अदरवाइज कैसे डेवलप करना है वो प्रायोरिटी हमारे अनुसार होनी चाहिए।
और इसलिए क्या होता है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी सब आते हैं, नीति आयोग द्वारा बार बार लेटर भेजा जाता है कि इस पैरामीटर्स पे अपना रिपोर्ट भेजिए, वहां से कोई रिपोर्ट आता ही नहीं है। अब स्कूल का है तो स्कूल से जुड़े हुए उन्होंने एक पेज भेजा 20 पैरामीटर्स के आधार पे कि भाई इसको भर के हमारे यहाँ भेजिए कि आपकी क्या स्थिति है, वहां से उसका रिपोर्ट ही, उसका जवाब ही नहीं आएगा। ठीक है, उस तरह से मान लीजिए इनोवेशन, नवाचार, इनोवेशन के लिए वो भेजेंगे कि भाई इतने इतने पे आपके यहाँ कोई इनोवेशन अगर किसी बच्चे ने किया, किसी स्कूल में कुछ हुआ तो आप उसको भेजिए, वो उसको भेजेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब अब नहीं भेजेंगे तो यहाँ पे जब रिपोर्ट तैयार होगा तो सारे जितने भी कॉलम होंगे समय 0 0 0 0 भर करके ये बिहार लास्ट हो जाएगा। ठीक है, कई सारे स्टेट हैं जो अपना उछल कूद करके पॉजिटिव तरीके से रिपोर्ट भेजते हैं, ये उसको रिपोर्ट को नहीं भेजते हैं, ये और नहीं भेजते हैं तो पता चला कि हमेशा लास्ट में चला जाता है। तो एक बार जो सही सूचना वहाँ से नहीं आ पाना, और इसके लिए या तो एरोगेंस कहा जाए या कहा जाए कि भाई जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं, अधिकारी इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर भेजा जाता है वो लेटर को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और दूसरा हो सकता है कि भाई रियल में पीछे हो, इस कारण से वो नहीं भेजते हो। लेकिन जैसा उनका कहना था, अधिकारी जो थे उनका कहना था कि सर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो लेटर यहाँ से जाता है उस लेटर को पटना में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाले हैं वो उसको गंभीरता से लेते ही नहीं है, और नहीं लेते हैं, और इस कारण से जब रिपोर्ट फाइनल तैयार होता है तो उसमें बिहार का, तो ये भी एक प्रैक्टिकल दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे तो इससे जुड़े हुए जैसे कहा जाता है कि भाई गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, रोलिंग प्लान कब था, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट हुई, लागू हुई, कब किस 5 ईयर प्लान के बाद एनुअल प्लान इंप्लीमेंट हुआ, इस तरह से जीडीपी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ किस प्लान में हुआ, किस प्लान में जो टारगेट रखा गया था जीडीपी ग्रोथ का उससे ज़्यादा अचीवमेंट हुआ, ये सारे 11th 5 ईयर प्लान का स्लोगन क्या था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन क्या था, ये सब बातें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये वाले में तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टॉपिक है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर एक टॉपिक कहा जाए जो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें फिर 4 टॉपिक एक्स्ट्रा उसमें होते हैं उस एक टॉपिक में, उसको बोलते हैं, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक। क्या बोला हमने? अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, ऐसे सारे टॉपिक। और यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक। अब इस वाले में जाते हैं तो 4 टॉपिक हैं इसमें, कौन कौन से? एक होता है विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, भारत से आयात, भारत से निर्यात, ये सारे मुद्दे, एक्सपोर्ट, भारत एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये सब उससे रिलेटेड डेटा सारा। दूसरा इसमें आता है भुगतान संतुलन, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हुआ फॉरेन ट्रेड। और नेक्स्ट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। उसके बाद जाते हैं भुगतान संतुलन के बाद, ठीक है, एक आता है विदेशी निवेश, इससे जुड़े हुए फैक्ट, भारत में किस देश से पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया। ठीक है, पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहां से आया, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 3rd टॉपिक हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और एक 4th टॉपिक और आता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। और उसमें WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और भी सब उसमें आ जाएगा। PT पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक टेबल ही वो बन जाएगा। तो ये 5th यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। ये हमने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 5वां टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक जैसे 6ठा
और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मानव संसाधन। और मानव संसाधन में जाते हैं तो यहां पे भी मुख्य रूप से 3 टॉपिक यहां पे हो जाता है। एक होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन, एक टॉपिक ये है पॉपुलेशन। दूसरा है पॉपुलेशन के बाद पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी। और तीसरा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। और चौथा एक और होता है विभिन्न रिपोर्ट, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आते हैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, विभिन्न रिपोर्ट, विभिन्न रिपोर्ट, ठीक है, डिफरेंट रिपोर्ट्स। विभिन्न रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये एक होता है इसमें। तो ये 4 टॉपिक एक इसमें ह्यूमन रिसोर्स वाले टॉपिक में हैं, जिसके बारे में जिसका सारा फैक्ट्स हमें और सरकारी योजनाएं सब में जाएंगे तो मुख्य रूप से ये 2 में विभिन्न सरकारी योजनाएं यहाँ पे भी होती हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से विभिन्न सरकारी योजनाएं, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। और डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में जब आईएएस में जाते हैं तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट पीसीएस में जाते हैं तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का आपको जानना होता है, ठीक है। तो ये विभिन्न सरकारी योजनाएं हो गया, तो ये जानना चाहिए। एक छठा टॉपिक ये भी है और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद जो 7वां टॉपिक है, 7th टॉपिक, कृषि है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में जाएंगे तो ये टॉपिक मेंस के, आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। और कई बार तो 8-8, 10-10 दिन समय लग जाता है, 20-20 घंटे, 25-25 घंटे टाइम लग जाते हैं इस एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, ठीक है। 25-25 घंटे का समय लगता है। और उसमें जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, ये सब हमें जानना ही होता है। उसके अलावा जाएंगे तो जैसे हरित क्रांति हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें सरकार के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सारी योजनाएं, ठीक है। आप जानते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसको बाद में MIDH में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NMOOP नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक, नेशनल मिशन ऑन ऑयल एंड ऑयल पाम, ठीक है, NMOAP हुआ, BGREI हुआ, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन ईस्टर्न इंडिया। उसके बाद जाएंगे तो नेशनल गोकुल मिशन है पशुपालन से संबंधित, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो अभी खगड़िया में शुरू किया, बिहार के खगड़िया में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो 2017 में शुरू हुआ था फूड प्रोसेसिंग के लिए, ऑपरेशन ग्रीन जिसमें टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा जाएंगे तो अन्य योजनाओं में जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, परंपरागत कृषि विकास योजना, इरिगेशन से रिलेटेड, सॉइल हेल्थ, नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड की बात है, ई नाम है, ई पशु हाट है, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के कृषोन्नति का है, तो कई सारे इसमें आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन एवं अदर रिवॉल्यूशन जैसे एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, इस तरह का आता है। फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ये सब जो एक टॉपिक बनता है, ये सब यहाँ का हो जाता है। और उसके बाद फिर उसी में एग्रीकल्चर क्रेडिट हुआ, MSP हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ, ये सब बातें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फैक्ट्स होता है और फिर इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये जानकारी वाली बात है कृषि वाले में। फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें आता है, लास्ट का टॉपिक ही है 9 नंबर में, और उसमें होता है कि भाई हमारे पास उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है ये, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ कितना होता है। औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, उसका IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसके आधार पे जीडीपी ग्रोथ क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या निकल के आ रहा है। MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज है, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये बात, इसके अलावा मेक इन इंडिया क्या है, मेड इन इंडिया क्या है, यहाँ पर भी कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम है,
स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, आधारभूत संरचना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें जाते हैं जैसे ऊर्जा, तो ऊर्जा से जाएंगे तो उदय योजना है, जैसे विद्युत वितरण कंपनियों से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं वहाँ पे उदय योजना है। वहाँ से गाँव को बिजली देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, घर को बिजली देने के लिए सौभाग्य योजना है, घर के अंदर स्वच्छ उन्नत ज्योति के लिए उजाला योजना है, खेतों को बिजली देने के लिए कुसुम योजना है। तो इस तरीके से एक जाएंगे तो एक हो गया। सड़कों के विकास में जाएंगे तो आप भारतमाला है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए। नीचे जाते हैं गांव के स्तर पर तो उसमें PMGSY 1, 2, 3, अभी 3 चल रहा है। मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना एक होता है, ठीक है, इसमें भी आता है। जैसे कई एक गांव में कई सारे छोटे छोटे 10-10, 12-12 घर के जातिगत जो ग्रुप होता है वो होते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री की राज्य के द्वारा अपनी योजनाएं चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना हो जाता है, तो इस तरीके से उसमें जाएं। फिर बिजली में हो गया, आपका सड़क में हो गया, उस तरह से बंदरगाहों के विकास, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सागरमाला योजना है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप सिविल एविएशन हवाई जहाज की बात करें तो उसमें उड़ान योजना है। फिर उस तरह से आप दूर संचार में टेलीकम्युनिकेशन में जाएं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग होता है, तो उसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, भारत नेट कार्यक्रम है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में यहाँ पर भी कई सारी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को कब शुरू किया गया, कैसे, तो इसके बारे में तो अबाउट इनके बारे में भी जानना होगा, और जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी आपको जानना होगा, स्कीम्स के बारे में भी जानना होगा। तो इस तरीके से ये टोटल आपके 8 टॉपिक हैं, जिनके बारे में अगर ठीक से हमारे पास एक कॉपी बन जाए, एक नोट्स बन जाए, तो हमारा काम, और उसी को हम 10 बार अगर पढ़ जाए, न्यूज़पेपर से जोड़ते हुए, मैगजीन से जोड़ते हुए, उसको अपडेट रखें, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक ये सारे जो 8 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे थे, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये 8 के 8 का एक सारे से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर कर लें, जो बेसिक अवधारणा है उसको क्लियर कर लें। उसके बाद बेसिक अवधारणा क्लियर करने के बाद फिर अपडेट करना, नई बातें, और नई बातें के लिए हमने आपको शुरू में ही बताया कि कई सारे सोर्सेज हैं जिसको कि हम लोग उपयोग करें, ठीक है। तो उपयोग करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाता है। तो ये टॉपिक है जो कि इकोनॉमिक्स में हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। 1 तारीख को आप ध्यान रखेंगे, 31 तारीख को आर्थिक समीक्षा आएगा, इकोनॉमिक सर्वे, जो पूरे साल भर देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई उसका रिव्यू एक तरह से होगा। और फिर 31 जनवरी को और 1 फरवरी को बजट आएगा, उसमें वो पर्सपेक्टिव होता है। इकोनॉमिक सर्वे तो प्रेजेंट ईयर और पास्ट ईयर का रिव्यू होता है, लेकिन बजट जो होता है वो आने वाला जो साल होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2021-22, उसमें गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ पैसे जाएंगे, और जिससे कि देश को डेवलप किया जा सके। डेवलप करने का एजेंडा क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड इन बजट 2020, 21, 22 वो आ जाएगा। तो उसको 31 और 1 तारीख को आप थोड़े एक्टिव रहिएगा। हम लोग तो क्लास करेंगे ही करेंगे, क्लास करके वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे करा देंगे, और फिर आगे जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसमें वो सारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बातें उसमें ला करके जोड़ लेंगे। तो ये आपका टोटल हमारा इसका इकोनॉमिक्स वाले में होता है। अब यहाँ पे जो लास्ट में अगर एक देखें तो जैसे मान लीजिए PCS है, अगर PCS की बात करें, BPSC की बात करें, तो BPSC में फिर एक बार आपको स्ट्रेटजी बता दें कि स्ट्रेटजी में जो PT का स्ट्रेटजी होता है उसमें 150 क्वेश्चंस हैं, और इस 150 क्वेश्चंस में हर आदमी का जो टारगेट होना चाहिए, आप कम से कम जो सही माने क्वेश्चन हो, कम से कम क्या ठीक ठाक ये चलता है 110 क्वेश्चन, और 110 का 150 में आप एवरेज निकाल के अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंट हुआ, 110 का कितने परसेंट हुए, 110 परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो गया, करीब करीब हमें लग रहा है कि ये 70-70% के आसपास, 70 से 75% के आसपास बनता है, ठीक है। 110 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, देखिए, तो उसके बाद हाँ उन्होंने 70% के आसपास, तो आपके कम से कम 70%, कोई भी क्वेश्चन का पेपर आप लेते हैं ऑलमोस्ट 70% के आसपास आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अगर 70% सही होता है तो आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो 110 का टारगेट आपको लेके चलना होगा, ठीक है। और इस 110 के टारगेट को अगर पूरा करते हैं, मान ली 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर PT के तैयारी के दौरान बाद में एग्जाम देने के बाद अगर मैं अनिश्चितताओं का शिकार रहूं, अनसर्टेनिटी में रहूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने तैयारी के दौरान ही इस तरह से काम कर लूं, जिससे कि PT का एग्जाम देने के बाद, जैसे 67th का
जो पीटी है, इस पीटी के एग्जाम देने के बाद कम से कम हमारे पास अनिश्चितता ना रहे। क्योंकि देखो क्या होगा, क्या गड़बड़ी होता है अनिश्चितता होने पे, अनसर्टेनिटी होने पे। 27 जैसे 66 की बात करें तो 27 दिसंबर को पीटी हुआ, आज कितना हो रहा है, आज मान लो आज 27 जनवरी हो गया, ठीक है। अब 27 जनवरी हो गया तो अब इसमें क्या होगा कि एक महीना, ऑलमोस्ट एक महीना से एक महीना हो गया। अभी तक बहुत सारे लोग, दो तरह के कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट हैं जिनका कि 100 के ऊपर है, तो एकदम से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लिए। बीपीएससी ने अपना आंसर की भी जारी कर दिया है, 2-4 क्वेश्चन उसमें से जरूर, अभी करीब 6-7 क्वेश्चन पे लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, तो हो सकता है कि 2-1 क्वेश्चन उसमें से जरूर रिवाइज होगा, 2-3 क्वेश्चन तो जरूर रिवाइज हो जाएगा, 3 क्वेश्चन के आसपास, तो वो आपके फेवर में जाएगा। मान पॉजिटिव होप करिए, फेवर में जाता है तो फिर कई लोग जो कट ऑफ बॉर्डर पे हैं वो अच्छे माने उनका इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। तो 27 दिसंबर को एक महीना हो गया। अब अगर 27 मार्च को अगर जैसा कि लगता है 66वीं का मेंस होगा, तो अब आपके पास कहाँ टाइम है, 2 महीने का टाइम है, 27 जनवरी से 27 फरवरी, 27 फरवरी से 27 जनवरी, 2 महीने का टाइम है। तो एक महीना जो प्रेसियस एक महीने का टाइम था वो हमारा, चूंकि पेपर में बॉर्डर के आसपास रहने के कारण हम उसको इंटेंसिटी के साथ पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक अनसर्टेन। और 28 मान लीजिए 15 फरवरी के बाद किस दिन 17, 18, 19 फरवरी के आसपास या 20 फरवरी के आसपास रिजल्ट आता है, क्योंकि वो औरंगाबाद में एक सेंटर पे जो एग्जाम कैंसिल हुआ है तो वो एग्जाम होगा, उसके 2-3 दिन 4 दिन बाद एग्जाम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आ जाता है, मान लीजिए पीटी का रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आपके पास अगर बीपीएससी, चूंकि कोई कारण नहीं दिख रहा है कि 66 का जो मेंस है वो टले, अगर मान लीजिए 27 मार्च को अगर मान लेते हैं, लास्ट मार्च में, ठीक है, तो 27 मार्च को अगर मान लेते हैं इसका एग्जाम कि बीपीएससी मेंस का एग्जाम होता है, तो आपके पास तो रिजल्ट आने के बाद 1.5 महीने का टाइम मिला। 1.5 महीना, शुरू का जो 1.5 महीना था वो इसलिए खराब हो गया कि बॉर्डर का केस था। तो हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों नहीं थोड़े पढ़ाई के दौरान ही अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दें, अपनी तैयारी का तरीके को थोड़ा इस तरह से करें जिससे कि हमारा 110 के आसपास टारगेट लेके चलें, हमारा 105, 106, 107 के आसपास सही हो जाए, ठीक है। 110 का कि कम से कम 110 मेरा जरूर सही हो, मैं 40 क्वेश्चन गलत करने का ही विकल्प मेरे पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला कि 50 क्वेश्चन 150 में 50 गलत हो रहा है तो 100 सही हो रहा है, और 100 सही हो रहा है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, और 2-3-4 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाता है तो फिर संशय बढ़ जाता है, और संशय बढ़ने से वो चांस खराब हो जाता है। चांस कैसे खराब हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अब मन नहीं लगेगा तो फिर इंटेंसिटी कम रहेगी, और कम रहेगी, और उसके बाद पीटी का रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव रहा, हो गया आपका, अब 1.5 महीना में आप क्या कर लेंगे। तो 1.5 महीना पहले इसलिए नहीं पढ़े कि पता नहीं रिजल्ट होगा कि नहीं, और 1.5 महीना जब रिजल्ट आया उसमें हो गया, तो उसके बाद अब 1.5 महीना का ही टाइम है, अब इसमें कहाँ हो पा रहा है, ठीक है, उसमें नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीटी की जब तैयारी करें तो जो एफर्ट है, जो घंटा है, उस एफर्ट को और थोड़े समय को बढ़ा दें, जिससे कि हम कट ऑफ पे कम से कम हमारा ना रहे, कट ऑफ से ऊपर रहे, बॉर्डर केस से हम ऊपर रहे, ठीक है, हाँ 73%, ठीक है, बॉर्डर केस से हम ऊपर रहे, और बॉर्डर केस से ऊपर अगर हम रहते हैं तो हम पीटी आराम से जो पीटी का एग्जाम देने के 2-3 दिन बाद ही थोड़ा इधर गांव घूम लिया, रिश्तेदार वगैरह के यहाँ घूम लिया, और उसके बाद आके फिर मेंस में लग जाएंगे। तो ये जो 1.5 महीना रिजल्ट के पहले वाला टाइम होता है वो यूज हो जाता है, और वो चांस फिर आपके फाइनल सिलेक्शन का आधार बन जाता है, उसी चांस में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मेरे तरफ से सुझाव यही होगा कि पीटी का 67 का पीटी है, उसकी प्लानिंग, उसकी तैयारी थोड़े अच्छे से करिए। अभी आपके पास पहले भी हमने एक डेट बता रखा था कि आज मान लीजिए 27 जनवरी है, जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है, जुलाई 2021 में नोटिफिकेशन आ रहा है, अक्टूबर में पीटी का एग्जाम हो रहा है, अक्टूबर 2021 में ये पीटी का एग्जाम है ये, और यहाँ पे जनवरी मान लीजिए मेंस का एग्जाम का, यहाँ मेंस का एग्जाम है, ठीक है। तो अब हमारे पास यही है कि फिर एक और बात मैं बोलता हूँ, आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या उचित है, लेकिन मेरा ये रहता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में टोटल 9 मंथ्स का टाइम है, और ये 9 मंथ्स पीटी पर दें, और पता चला कि और केवल इधर ये अक्टूबर से जनवरी के बीच के 3-3.5 महीना के आसपास का जो टाइम है, ठीक है, ये अगर हम मान लीजिए मेंस पे दें तो ये तो मेंस के साथ थोड़ा अन्याय हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 महीना मेंस के लिए और 9 महीना पीटी के लिए, ये अच्छा नहीं है। तो ये जो 9 महीना हमारे पास टाइम है, अभी ही सीरियस हो जाइए, 4 महीना इसमें से अभी सीरियस होकर के क्या करिए, मेंस की तैयारी भी कर लीजिए, मेंस की तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, फिर पीटी की तैयारी कर लीजिए, या अगर आपके पास जैसे कोचिंग वगैरह की सुविधा है, ठीक है, तो आप क्या करिए, या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो 12 घंटे के आसपास पढ़िए, तो उसमें से 8 घंटे मेंस पे दे लीजिए, 4 घंटा पीटी पे दे लीजिए, ठीक है, और फिर 3-4 महीने के बाद इस घंटे को उलट दीजिए, 8 घंटा दे दीजिए पीटी पे, 4 घंटा दे दीजिए मेंस पे,
और अक्टूबर में पीटी का एग्जाम देने के बाद फिर आप पूरे पूरे 10-12 घंटे का जो भी टाइम है, देखिए आप केवल मेंस पे दे दीजिए, रिवीजन पे दे दीजिए, तो आपका ये सही प्लान है। ये कहीं कोचिंग करते हैं जहाँ भी, चाहे पटना में किसी कोचिंग में कोचिंग कर रहे हैं या दिल्ली में हम लोगों के यहाँ अस्थाई में कोचिंग कर रहे हैं, तो ये भी बनता है एक बात कि 2 घंटे का पीटी क्लास है और 2-2.5 घंटे का मेंस का क्लास है, तो ये दोनों क्लास को साथ साथ करते जाइए। कोचिंग से पढ़ के जाने के बाद मेंस वाला संभाल लीजिए और दूसरे दिन सुबह उठ करके क्लास के पहले पीटी वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जैसे 2 से मान लीजिए 2 से 4 अपने यहाँ पीटी की क्लास है, तो 2 बजे के पहले पीटी का पढ़ लीजिए और शाम को 6:30 बजे से 9 बजे के बीच मेंस का क्लास है, तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आधा घंटा 45 मिनट खाना वाना खाने के बाद वो 2-2.5 घंटा उधर वाला आप मेंस पे पढ़ लीजिए। रात में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सो जाइए, 12:30 के बाद ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, 12:30 से लेकर के 7:30 बजे तक सो जाइए, 7 घंटा सोना हुआ तो 12:30 इधर, तो 3 घंटे के आसपास टाइम मेंस की तैयारी करने मिल गया। और 7:30 में सुबह उठ करके 8 बजे तक अपना फ्रेश हुए, चाय पिए, कुछ ब्रेकफास्ट करना हुआ और 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आप पीटी पे पढ़ लीजिए। फिर खाना वगैरह खाइए, खाना खा करके आके 2 से 4 क्लास करिए, क्लास के बाद जाकर के थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़िए, 1 घंटा आराम कर लीजिए, आराम करके फिर अपना मेंस का क्लास जो होना है उसको देख लीजिए 1 घंटा, और देखने के बाद चाहे आधा घंटा मेंस का क्लास देख लीजिए, फिर आके क्लास में बैठ जाइए, क्लास करके जाके फिर मेंस का पूरे सुबह से शाम तक आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। जो जॉब वाले लोग हैं उनके पास थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास 10 से 12 घंटा उनको जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे है कि 4 घंटे 4 साढ़े 4 5 घंटे कोचिंग में पढ़ लेने का फायदा होता है कि कम से कम उतना देर तो पढ़ाई हो गई ना, अब उसके बाद उतने देर और या उससे 1 आध घंटा और ज़्यादा, यानी 5-6 घंटा अगर कमरे पे पढ़ लिए तो 5 घंटा ये, 6 घंटा कमरे पे, ये 11 घंटे की पढ़ाई अगर 8-9 महीना हो गया तो आपको बीपीएससी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एक तरीका ये हुआ, सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसका तरीका ये हुआ कि भाई आप 8 घंटे 10-12 घंटा पढ़िए, 8 घंटे या 6 घंटे मेंस पे अभी पढ़िए 4 महीने तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई मेंस पढ़िए 6 घंटा, 4 घंटा पीटी पढ़ लीजिए अभी से ही, 10 घंटा हो गया। और उसके बाद मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना उलट दीजिए, 6 घंटा पीटी कर लीजिए या 7 घंटा पीटी कर लीजिए, 3 घंटा मेंस कर लीजिए, क्योंकि मेंस के दौरान भी पीटी तैयार होता है। और फिर उसके बाद अक्टूबर में एग्जाम दे करके और उसके बाद पूरी तरह से, चूंकि मेंस आपने काफ़ी पढ़ लिया मेंस का, अब उसके बाद रिवीजन करिए, रिवीजन करके मेंस का एग्जाम दे लीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही तरीका होता है, इसको फॉलो करिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप, यहाँ पे हम लोग हैं, पर दिल्ली में, ये दिल्ली से जो भी बातें आपसे कर रहे थे सब दिल्ली से कर रहे थे। कोई भी ज़रूरत हो तो यहाँ का जो नंबर है उस नंबर पे अपना कॉल कर लीजिए, वो आपको जानकारी दे देंगे। हमने बताया है 9540444460, ये नंबर है। 8800233080, ये दोनों दिल्ली का नंबर है, दिल्ली का नंबर है। इस पे कॉल करके आप जो भी जानकारी चाहिए, सब जानकारी पीटी के रिलेटेड, स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ जो भी जानकारी है वो सब इस पे से आप ले लीजिए, बात करिए, फिर आपसे मिलेंगे हम लोग, ठीक है। कल अपना जैसा मैडम का क्लास चलता है वो क्लास आपका जारी रहेगा, हिस्ट्री क्लास जारी रहेगा, ठीक है। यही है, ठीक है, थैंक यू।